अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मौसम जो है वो अपनी शिद्दत की तरफ बढ़ रहा है और उसके साथ साथ बहुत सारे असरात भी हमारे ऊपर आ रहे हैं मौसम के, जिसमें ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा स्मोक के हवाले से। डेली बेसिस के ऊपर स्मोक में इजाफ़ा होता जा रहा है और ऐसे में जहाँ पर इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, कोशिश की जा रही है इसको बेहतर करने की, कंट्रोल करने की, दूसरी साइड पर हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम भी अपना ख्याल रखें। उसमें जितने भी हिफाजती इक़दाम हो सकते हैं हमें लेने चाहिए। ख़ास तौर पर हमारे जो बच्चे हैं उनकी सेहत को भी हमें मद्देनज़र रखना है, उनका भी ख्याल रखना है। सेकेंडली, जब भी मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होने की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं वो लाहक होती हैं। ख़ास तौर पर कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जो रूटीन में नहीं होती हैं, लेकिन मौसम बदलने के साथ साथ चूँकि हमारा ख़ुराक का पैटर्न भी बदल जाता है, हमारा खाना पीना चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना पड़ता है। उन मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स में से एक अहम मसला है एलर्जी का मसला। बेसिकली एलर्जी है क्या, इसके ऊपर बात की जाएगी आज। और ख़ास तौर पर फूड एलर्जी क्या है। जब हम अपनी ख़ुराक की बात करते हैं तो हमारी कोशिश तो होती है कि हम मुतवाज़न ख़ुराक को इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें ऐसी ख़ुराक हमारी रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए जो मुतवाज़न होने के साथ साथ हमारे लिए तवाना भी हो, हम उसको इस्तेमाल करने के बाद मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बच सकें। सो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनकी वजह से फूड एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, और अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो उससे छुटकारा कैसे मुमकिन होगा। तो आज का हमारा मौजू बहस ये होगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करेंगे 0334 19 66 966 यानी 03341 966 966। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और अपने मेहमान के साथ उन सवालात को शेयर भी करते हैं। तो जनाब, आज के मेहमान का आपके साथ तारुफ़ करवाते चलें। आज हमें ज्वाइन किया है फ़हीम सुलेमान साहब ने। फ़हीम साहब जो हैं वो डाइटिशियन हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। सो आज हमें गाइड करेंगे इस हवाले से कि किस तरीके से एलर्जीज़ को क्योर किया जा सकता है या उससे बचा जा सकता है। सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो पहले तो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आप उनको ये वाज़े करिएगा कि बेसिकली एलर्जी की टाइप्स होती हैं या फिर हमारी रूटीन में कुछ ऐसा होता है जो हम अनइवन रखते हैं खाने पीने में, जिसकी वजह से हमें जो चीज़ फेस करना पड़ती है वो एलर्जी होती है। सबसे पहले मैं आपका और आपके प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे ना सिर्फ मौका दिया कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम ना सिर्फ बात करें और लोगों को भी इसकी अवेयरनेस दें। तो जैसा कि आपने यहाँ पे बात किया फूड एलर्जी के बारे में, जी हाँ, ये खुराक से भी फैलती है और हमारा जितना भी माहौल है वो भी इसके अंदर पूरा रोल प्ले करता है कि जिस हिसाब से आजकल हम फूड एलर्जी की डिफरेंट टाइप्स, आप इसके बारे में हम आगे बात भी करना चाहेंगे, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही है सर। फूड एलर्जी क्या है, या फिर अगर हम कहते हैं इसको फूड इंटॉलरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत अच्छी बात आपने की। बहुत सारे लोग आमतौर पर इस चीज़ को मिक्स करते हैं, फूड एलर्जी को, फूड इंटॉलरेंस को। फूड एलर्जी क्या चीज़ है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। हम कोई भी ग़ज़ा खाते हैं उसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरह के कंपोनेंट्स रखे हैं, इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। आसानी के तौर पे मैं आपको बता दूं, विटामिन सी, आयरन, ठीक है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स हैं। हमारे जिस्म के अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है। बिल्कुल। जब कभी आप बीमार होते हैं तो किस तरीके से हमारे अंदर अल्लाह ताला ने इम्यूनिटी रखी है, वो उसको किल करके ठीक करते हैं। एक आर्मी है। अब कभी कभी हम सेहतमंद खाना खाते हैं बट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है। सही, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो क्या करता है, वो उस ताकतवर चीज को भी समझ लेता है कि ये उसका दुश्मन है और उसके खिलाफ वो क़ुव्वत मुदाफ़त जिस्म के लिए पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के ऊपर तरह तरह के कुछ निशानियां आती हैं, जैसे कि स्किन पे रैश हो जाना, बिल्कुल, खांसी आना, और कभी कभी तो ये इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है कि पूरी बॉडी पे देखते ही देखते फैल जाता है, जो कि सीवियर किस्म की फूड एलर्जी है। अब यहाँ पे आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया फूड इंटॉलरेंस के बारे में। ये दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। किस तरीके से? फूड इंटॉलरेंस ये होता है कि आपको किसी चीज़ से को खाने से आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम इंहज़ाम है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, अगर वो डिस्टर्ब हो। मिसाल के तौर पे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनको अपारपन होता है, उनके पेट में गैस, ब्लोटिंग हो जाती है।
वो आपके हाजमे से रिलेटेड है, ठीक है, उसका फूड एलर्जी से लिंक नहीं है। और इसकी और भी बहुत सारी टाइप होती हैं, जिस तरह की मिल्क एलर्जी है या फिर इसके मिल्क इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। तो फूड एलर्जी डिफरेंट चीज़ है और फूड इंटॉलरेंस जो है वो डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल सही सर। प्योरिटी किस हद तक मैटर करती है? हम किसी भी फूड को जब यूज़ करते हैं तो उसमें उसके प्योर होने की बुनियादी कंडीशन है कि अगर वो खालिस है तो अल्टीमेट आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो आजकल तो खैर हम किसी भी प्रोडक्ट का जिक्र करते हैं तो हमें पहला सवाल ये आता है कि पता नहीं इसमें खालिस मीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो दूध ही क्यों ना हो। तो वो चीज़ किस हद तक हमें इफ़ेक्ट करती है, वो एलर्जी में या किसी भी तरह की डिजीज़ में? इसमें सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है जिससे हम किसी भी चीज़ की प्योरिटी का अंदाज़ा कर सकें। हर लोग जो भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर यही चीज़ मेंशन करते हैं कि दिस इज प्योर, और अब तो 100% प्योर भी लिखना शुरू हो गया है। बट हकीकत से आप और मैं आशना है, वो 100% कभी 100% प्योर कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता सवाए नेचुरल के ऊपर। बड़ी खूबसूरत बात है कि जब भी हम प्योरिटी की बात करते हैं तो कुदरती जो भी चीज़ें बाय नेचर हमें मिली हैं उसमें प्योरिटी 100% मौजूद होती है। उसके अलावा जो चीज़ें हम खुद से क्रिएट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी बेशी लाजमी मौजूद होती है और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है। सेकेंडली, चूँकि एलर्जी की बात हो रही है तो उसको डायग्नोज करना एक बड़े मसलों में से एक मसला है जो कम लोग डायग्नोज कर पाते हैं। सो बुनियादी तौर पर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि उसके सिम्टम्स को हम डिस्कस करें कि सर ये वजूहात हैं जहाँ पर आपको डाउट होता है कि हाँ अब बात एलर्जी वाली साइड पर जा रही है, फिर हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके बाद उसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले नंबर पे अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, कुछ सिम्टम्स की बात करें, तो हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं मेजोरिटी में ये होता है कि वो सुबह सुबह एक आम प्रैक्टिस जो देखी जाती है वो नाश्ते के अंदर हम एग खाते हैं, ठीक है, अंडा पराठा बहुत शौक से खाया जाता है, एग को ब्रेड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो कई माएँ आती हैं वो अपने बच्चों को लेके, और कई एल्डर्स भी आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने अंडे का इस्तेमाल किया था, उसके बाद पता नहीं हमारे जिस्म के ऊपर रैशेस आ गए, खारिश की वजह बनी, हमारी आंखों में जलन हो रही है, आंखों से पानी बह रहा है। तो फिर उनसे मैंने बाकी दिन की डाइट पूछी कि आप बाकी दिन में आपने क्या इस्तेमाल किया, तो उसमें वो आम चीज़ें थी, पानी या इस तरह की चीज़ें। पर ख़ास तौर पे जो नाश्ता करने के बाद उनको ये सिम्टम आए, यानी कि लंच के बाद भी नहीं आए, डिनर के बाद भी नहीं आए। तो उसके बाद हमें ये पता चला कि शायद ब्रेकफास्ट के अंदर कोई इशू है। तो उसमें भी जब हमने उनसे मजीद हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि हमने एग का इस्तेमाल किया। तो एग जो है इसकी टाइप्स के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो जब भी हम कोई खाते हैं ना फूड जिसे हमें एलर्जी है, तो वो जिस्म में जाके रैशेज आते हैं, ठीक है, और उसके बाद खारिश शुरू हो जाती है, रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, और ये होता भी, इसकी टाइमिंग के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इसके साइंस हुआ करते हैं। बिल्कुल सही है सर। किसी चीज़ को फाइंड आउट करना कि वो चीज़ जो है किस वजह से आपको एलर्जी कर रही है, ये मुश्किल काम होता है। अमूमन ये होता है कि बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं। मैंने ये देखा है अपनी सराउंडिंग में, ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो रूटीन में अगर गोश्त खाते हैं तो उनको महसूस होता है कि शायद गोश्त की वजह से एलर्जी हो रही है, फिर वो गोश्त को खाना छोड़ देते हैं, फिर किसी दिन किसी और चीज़ की में खाने में फिर दोबारा एलर्जी का इशू हुआ, फिर वो डाउट जो है वो निकल गया कि गोश्त की वजह से नहीं होती है। तो हमें डायग्नोज ये नहीं होता कि शायद उसके अंदर जो मसाला जात इस्तेमाल हो रहे हैं शायद वो मुतासिर कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है अदर देन मील जो आपको इफ़ेक्ट कर रही है। तो उसको कैसे चेक किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे एक इशू रेस किया है कि हो सकता है कि हम अक्सर ये चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि शायद हमें फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है, बट उसके अंदर जो स्पाइसेस, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है, हम लोग पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम ज़्यादा तेज स्पाइसेस खाते हैं। हम तो जब तक मिर्चें ना डालें तब तक हमें मज़ा नहीं आता। तो उसमें तरह तरह के ऑयल्स भी यूज़ करते हैं और उसमें स्पाइसेस डालते हैं। तो ये बिल्कुल एक वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपको फूड से एलर्जी ना हो, आपको किसी कॉन्डामेंट, किसी स्पाइस से आपको एलर्जी हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल सही है सर। जो टाइमिंग का आप जिक्र कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात कुछ खाने पीने की टाइमिंग भी मैटर करती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि रात के वक्त ये नहीं खाना चाहिए, दिन के वक्त ये नहीं खाना चाहिए। बाकी रात और दिन के खाने से आपकी तासीर में या खाने की अफादियत में फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी खाना खाते हैं, किसी भी खाने के ऊपर घड़ी नहीं लगी होती। ओके, ठीक हम है। जो भी खाना इस्तेमाल करते हैं उस पर कभी भी मेंशन नहीं होता कि अब 2 बज गए हैं, अब 3 बज गए हैं या 4 बज गए हैं। जो गर्मी सर्दी का कॉन्सेप्ट है ना, इसकी तासीर ठंडी है वो गर्म है, ये साइंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेसिकली कुछ चीजें सख्त होती हैं, कुछ चीजें नरम होती हैं। अब जाहिरी तौर पे जो चीजें सख्त होंगी, हमारे हाजमे को उसको तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। और जब मशीन ज्यादा चले, मैं आपको मिसाल दूंगा, कोई लैपटॉप हो, कोई पीसी पे अगर हम ज्यादा वर्क करें तो वो गर्म हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ा जब उस पर काम करता है
तो फिर उसमें से हीट निकलती है। वो चीज़ है जिसको ठंडा या गर्म कहा जाता है। तो सबसे पहले टाइमिंग कोई मैटर नहीं करती, आप किसी भी वक्त गज़ा खा सकते हैं, बस कोशिश ये करें कि आपके सारे दिन का वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। उससे फिर आप काफ़ी हद तक ये फूड एलर्जी और ये जितने भी सिम्टम्स है ना उनको ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये एक कॉमन मिथ है कि हम बाज़ औक़ात जिस भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करने के बाद हमें ये लग रहा होता है कि अगर इन औकात में इसको खाएंगे तो अल्टीमेट हमें ज़्यादा इफेक्ट करेगी, इन औकात में नहीं खाएंगे तो हमें कम इफेक्ट करेगी। सर रीज़न्स बेशुमार होती हैं, सो मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि अब आप इब्तदा में जिक्र कर रहे थे कि हम रीज़न्स को भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या सर वजूहात होती हैं जिनको मद्देनज़र हमें रखना पड़ेगा और उसके मुताबिक हम प्लान करें कि हमें कैसे एलर्जी से बचना है? फरूक सर, यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की जाती है हाइजीन हाइपोथेसिस। ये मैंने बहुत मुश्किल एक टर्म इस्तेमाल कर दी, कोई साइंटिफिक वर्ड है, इसका क्या मतलब है समझ नहीं आया। आइए इस बारे में बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वक्त पे पीछे लेके जाना चाहूँगा। 90s में टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। हमारी माएँ क्या करती थी, हमें सारा दिन दूध पिलाकर मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ देते थे। उस वक्त क्या होता था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना मजबूत हो जाता था, वो मिट्टी के अंदर भी बड़े अच्छे कंपोनेंट पाए जाते थे, तो उससे हर चीज़ मजबूती में आ जाती थी। आजकल अगर आप इस चीज़ को फोकस में लेके आए तो आप देखेंगे कि जितनी भी मदर्स हैं वो बच्चों को डांटती हैं कि ना 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 बेटा आप मिट्टी को हाथ ना लगाओ। वो जरा सा प्ले करने की कोशिश करे, उसको मोबाइल पे रील लगा के दे दिए, बेटा आप बैठ के देखो, बाहर नहीं जाना, थक जाओगे। ये चीज़ें क्या करती हैं, ये जो अल्ट्रा हाइजीन एनवायरनमेंट है ना, अल्ट्रा सफाई वाला भी, ये इंसान को कमजोर बनाता है। आप देखिएगा, कैट की एग्जांपल दूंगा, जो बाहर लोकल कैट्स फिर रहे हैं कितने सेहतमंद होते हैं, उनके बाल कितने अच्छे होते हैं, उसकी निस्बत जो घर में कैट अगर हम रखें, हमें उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। और अगर हम उसको बाहर छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ेंगे तो वो इतना काबिल नहीं होगा कि वो बाहर के से लड़ पाए। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी भी यही है, अगर हम उसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ना जाए, तो हमारा इम्यून सिस्टम और हमारी बॉडी भी कमजोर हो जाता है। तो ये सबसे प्राइमरी रीजन है एलर्जी की। बिल्कुल सही सर, बड़ी आपने सरप्राइजिंग सी बात बताई है कि अगर जो एक्स्ट्रा क्लीन जब किया जाता है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है। और हम तो खैर सफाई की तो अक्सर बात किया करते हैं कि जी हमें साफ़ सुथरे माहौल में रहना है, लेकिन दूसरी साइड पर इसी बात को अगर मैं इस तरीके से आपके साथ डिस्कस करूँ कि जब कभी बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, हम अपने बचपन की बात करते हैं तो हम मट्टी में गलियों में खेले हुए हैं, हमारी इम्यूनिटी मुझे लगता है कि शायद बहुत बेहतर थी। अब हम बच्चों को जितना ज़्यादा क्योर रखते हैं, इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट रखते हैं, उतनी ज़्यादा बीमारियां या फिर जो इन्वायरमेंट है वो उनको मुतासिर कर रहा होता है। सो इस हवाले से ये चीज़ सिमिलरिटी में आती है कि बाज़ औक़ात जिन चीज़ों के बारे में हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं वो चीज़ें हमें इफेक्ट कर रही होती हैं। जब हम चीज़ों को थोड़ा सा कैजुअली लेते हैं या लाइटर नोट पर चलते हैं तो वो चीज़ें रूटीन में बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। सर वाटर इनटेक के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि जब हम पानी के इस्तेमाल की बात करते हैं तो अब वेदर चेंज जब भी होता है तो अल्टीमेट हमें इफ़ेक्ट करता है। जब हम सपोज़ गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं तो उन दिनों में पानी का इंटेक बढ़ जाता है। आजकल के दिनों में जैसे भी वेदर चेंज हो रहा है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी बहुत कम यूज़ करते हैं। पानी का रूटीन में ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, आपकी स्किन को भी फ्रेश रखता है, लेकिन अल्टीमेट जब आप पानी को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच जाते हैं। तो मैं चाहूँगा इस हवाले से भी थोड़ा हमें गाइड करें। बिल्कुल, सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे बात करेंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बिल्कुल सही। हर इंसान जिस तरीके से, मैं आपको एक मिसाल दूंगा, फिंगरप्रिंट्स हैं, आपका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, इसी तरीके से हर ह्यूमन बॉडी भी डिफरेंट है। ठीक है। तो हर इंसान का वाटर इनटेक जो आमतौर पे बात की जाती है ना, 8 से 10 गिलास पानी पिए, वो जनरली बात की जाती है। ठीक है। बट हर इंसान को अपनी कैलकुलेशन सेपरेट करनी है। आपकी कैलकुलेशन अलग होगी, हो सकता है मेरे 7 गिलास हो सकता है आपके 7.5 गिलास हो। तो इस तरीके से सबसे पहले नंबर पे अपनी जो कैलकुलेशन है उसको कर लिया जाए, उसके बाद उसको मेंटेन रखा जाए। क्योंकि आजकल जिस तरह आपने बड़ी यहाँ पे प्यारी बात की कि फिजा जो है उसमें एनवायरनमेंट, जिस तरह स्मोक का मसला भी स्टार्ट में बात की गई, बहुत ज्यादा आम है। तो हमारे अंदर जितने भी अल्लाह पाक ने उसे प्रोटेक्शन के लिए मैकेनिज्म्स रखे हैं, तो उन पे भी कहीं ना कहीं वो डस्ट आ जाती है जब उसको फिल्टर आउट करते हैं। तो उन चीज की क्लीनिजिंग के लिए हमें अपने अंदर की हाइड्रेशन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इससे फिर हमारी स्किन और हमारी ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी मेंटेन रह सकती है। सही है सर। एज फैक्टर किस हद तक मैटर करता है हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में? ख़ासतौर पर कहा जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है और आजकल के दिनों में तो बहुत जल्दी मुतासर होते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने भी आ रहे हैं जिसकी वजह से स्मोक जो है वो इफेक्ट करना शुरू हो गई है। सो इम्यूनिटी को देखते हुए हमें किस टाइप की फूड
या खुराक को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको हमें इस काबिल बनाना है, हमें उसको एजुकेट करना है कि ये फ़लाँ चीज़ जो है वो आपके लिए टॉक्सिक है, फ़लाँ नहीं है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उसको मजबूत बनाएं। ठीक है। क्योंकि जब आप देखें, शायद आपने कभी ब्रूस ली की एक एग्जाम्पल पढ़ी होगी, या इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, कि वो क्या करते थे, किसी भी मैदान में जाके कहते हैं वो तलवार को सबसे पहले उसको तेज करते थे, काफ़ी टाइम लगाते थे उसको इस्तेमाल करने से पहले। इसी तरह हमें पहले अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उसको मजबूत बना लेंगे और तरह तरह के फूड प्रोडक्ट से आहिस्ता आहिस्ता करके अगर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो एकदम से कंफ्यूज नहीं होगा। एग्जाम के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है, आपने कभी एक प्रैक्टिस की होगी, जब हम पेपर देखने के लिए जाते हैं हमें हमेशा कहा जाता है हम्बली बैठो, शुरुआत से पढ़ना शुरू करो। हम लोग क्या करते हैं कि आखिरी सवाल पे नजर चली जाती है, हम कहते हैं कि शायद कहीं पर कुछ आसान मिल जाएगा। जी, जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल सही। हमारी बॉडी की भी मेमोरी है, हम एक साथ जो इतनी सारी चीजें उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना, तो बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर हमारा इम्यून सिस्टम वो भी कंफ्यूज होता है, वो फिर हेल्दी चीजों के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है। वो कहते हैं ना, वो गेहूं भी पिसता है गंदम के साथ। बिल्कुल सही, ये बात इसमें बिल्कुल सही। सर, देसी टोटके हमें किस हद तक मुतासिर करते हैं, क्योंकि घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, और मैंने मुख्तलिफ जब भी डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से बात होती है, वो कहते हैं सर देसी टोटके जो होने चाहिए, लेकिन उसको चेक करना चाहिए। सर चेक कहाँ से करेंगे हम, जब हमारे बड़े कह देते हैं कि जी ये चीज़ करें और ये बड़ी ऑथेंटिक है तो हमें करना पड़ती है। सो वो किस हद तक हमें पॉजिटिवली सपोर्ट करती है या फिर इफेक्ट करती है? जो देसी टोटके हैं उसके लिए हमारे पास कोई भी साइंटिफिक स्टडीज आमतौर पे पाई नहीं जाती। इस वजह से इसको थोड़ा सा हम जितने भी डाइटिशियन हैं या साइंटिस्ट हैं वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बट चूंकि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट भी करना है, उन्होंने एक जिंदगी इसमें निछावर की है, तो कहीं ना कहीं फिर इस चीज को करने के लिए हमें इसकी ट्रायल्स ही करने पड़ते हैं। इसके लिए हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते, थियोरेटिकली नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने ही घर में एक, हमें जिस तरह आप कभी साइंटिफिक कोई ट्रायल करते हैं ना, तो उसमें हम रैट्स का इस्तेमाल करते हैं। सही, केस स्टडी करने के लिए इसमें हमें केस स्टडी ही परफॉर्म करना होगी। तो बाज़ औक़ात ये होता है, और उस केस स्टडी में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर घर में किसी एक के ऊपर वो टोटका पॉजिटिवली अप्लाई हो गया है तो बहुत सारे बाकी लोगों को भी कहा जाता है कि आप इसको अप्लाई करेंगे ठीक हो जाएगा। दूसरी साइड पर सर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होता है, आपकी इम्यूनिटी भी मुख्तलिफ है, तो कुछ चीज़ें आप कंफर्टेबली एब्जॉर्ब करते हैं, आपका स्टमक एब्जॉर्ब करता है, दूसरी बॉडी का नहीं करता। तो क्या तमाम टोटके या तमाम चीज़ें आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करती हैं? फिर बेशक यहाँ पे एक बात करना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने यहाँ पे जिक्र किया कि आपको सूट करता है, मुझे सूट नहीं करता, ये बात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब देखें, अगर मैंने वाटरमेलन कंज्यूम किया, मुझे कोई एलर्जी हो गई, मुझे डायरिया हो गया, और मैं बाहर जाके ऐलान कर दूं कोई भी वाटरमेलन इस्तेमाल ना करें। आजकल ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। बिल्कुल सही। हो सकता है कि जिस चीज ने मुझे नुकसान पहुंचाया आपको ना पहुंचाए, क्योंकि हर इंसान का डिफरेंट है बॉडी। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने डिफरेंट नेमतें बनाई हैं। आपको गंदम से एलर्जी है, आपको तरबूज से एलर्जी है, आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, तो आपके लिए और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जरूरी तो नहीं कि आप वही इस्तेमाल करेंगे। तो जो अल्लाह पाक ने आपके लिए मजीद नेमतें पैदा फरमाई हैं, क्यों ना आप उस तरफ मूव करें, उनका इस्तेमाल करें। और जो इस्तेमाल कर रहा है उसको एलर्जी नहीं हो रही, उसको इस्तेमाल करने दें और उसको इससे फायदा उठाने दें। बिल्कुल सही है, बहुत खूबसूरत बात कि जो इस्तेमाल कर रहा है उसको करने दें और उसको उससे फ़ायदा उठाने दें। तो जनाब, ग़िज़ा के हवाले से गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़हीम सलमान साहब। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से फूड एलर्जी को क्योर किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। तो ऐसे में देसी टोटकों भी के ऊपर भी बात हो रही है कि हमारी रूटीन में बहुत सारे ऐसे देसी टोटके हम अप्लाई करते हैं जिनकी वजह से सम टाइम वो चीज़ हमें सपोर्ट कर रही होती है, सम टाइम नहीं कर रही होती, लेकिन क्योंकि एक केस स्टडी होती है हमारी फैमिली में, किसी न किसी ने उसको पॉजिटिवली यूज़ किया होता है या फिर वो सक्सेस स्टोरी होती है, फिर बताया जाता है कि आप भी यूज़ करें। तो मेरा ये मानना है कि मुज़ायका तो कोई नहीं होता, अल्टीमेट वो अपने एक्सपीरियंस के साथ हमें चीज़ें बड़े बता रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपकी बॉडी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती। लिहाजा इस चीज़ के बारे में भी कॉन्शियस होना पड़ेगा। आपको जब कभी भी इस टाइप के कोई सिम्टम्स मिलते हैं या फिर आपको ये डाउट हो कि आपको एलर्जी के इश्यूज़ हो रहे हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वेरी फर्स्ट हमेशा ये बात किया करता हूँ कि अपने जो नियरेस्ट कंसल्टेंट हैं उनसे लाजमी मिला करें, उनको जाके
बताएं कि हमें ये इशू आ रहा है, ताकि उसको डायग्नोज किया जाए, ना कि हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आएँ जो कि इंतहाई ख़तरनाक होती है। तो जनाब गुफ्तगू जारी रहेगी। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम सुलेमान, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing great. Myself Dr. Amina Mehek Hasnad. As we all know, the University of Faisalabad is offering the various disciplines. So today we are going to have a session about NBS department, National Business School, that is one of the most prominent department in this prestigious institute. That's why we have a great personality with us, that is Assistant Professor Dr. Muhammad Farooq Akhtar Saab. Thank you, Dr. Amna Mehek, for inviting me here to talk related to different aspects of National Business School. Thank you. Thank you so much for coming, sir. As we all know, he has a significant contribution in research, academia and industrial purposes. Sir, kindly आप हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा रिगार्डिंग के नेशनल बिजनेस स्कूल जो है वो किस तरह से फ्लरिश कर रहा है, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और इस डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज़ क्या है। हाँ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आमना, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। नेशनल बिजनेस स्कूल इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कूल एट फैसलाबाद। हमने यहाँ पे पीएचडी के प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हैं, पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेस भी है, एमएस के डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे हमारे पास, और उसके अलावा बीएस के भी मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे पास स्टार्ट हैं। तो फैसलाबाद के अंदर नेशनल बिजनेस स्कूल एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फॉर स्टूडेंट to get admission here and start their degree and start their promising career from the National Business School. सर अगर आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो डेफिनेटली फैकल्टी जो क्राइटेरिया है वो भी आपका डिफरेंट होगा। क्या आप कुछ प्रोफाइल शेयर करेंगे कुछ टीचर्स की, किस किस्म की फ़ैकल्टी जो है वो आपके डिपार्टमेंट में है, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या है, और उनके विद द पैसेज ऑफ टाइम उन स्किल्स को इन्हांस किस तरह से आप कर रहे हैं? हाँ, ये एक वाकई में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी डिपार्टमेंट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है दैट इज़ फैकल्टी। हमारे पास सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि फैकल्टी के अंदर हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपोजर के लोग मौजूद हैं, मतलब हमारे पास ऐसे स्टूडेंट, ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जिनकी पीएचडी जो है वो डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट से है, लाइक चाइना, मलेशिया और मल्टीपल अदर रीजन्स एज वेल। तो उसके अंदर हमें बेनिफिट डॉक्टर आमना ये होता है कि जब हमारे टीचर्स डिफरेंट कंट्रीज से पढ़ के आते हैं, लाइक मेरी अपनी पीएचडी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ उतारा मलेशिया से है, तो वहाँ पे जब हम बैठे होते हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमारे पास चाइनीज़ भी बैठे हुए हैं, इंडियंस भी बैठे हुए हैं, मिडल ईस्ट के लोग भी बैठे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग बैठे होते हैं। तो उनके बैठने से हमें एडवांटेज क्या होता है कि मल्टीपल लोगों के हमें एक्सपोजर्स मिलते हैं, देन वी आर इन अ पोजीशन कि वो हम एक्सपोजर जो है ना वो अपने यहाँ पे शेयर कर सकें। और सेकेंडली जो आपने क्वेश्चन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर की वो ये थी कि किस किस्म का प्रोफाइल हमारे पास है। हमारे पास मार्केटिंग के लोग भी हैं, इटसेल्फ मैं मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर एंड मार्केट एनालिसिस के अंदर मेरी पीएचडी है। सेकेंडली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लोग मौजूद हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द की एरिया एट करंट टाइम। उसके अलावा मेरी अपनी पीएचडी कंज्यूमर एंड मार्केट एनालिसिस, सो इट मींस कि डाटा एनालिटिक्स और टाइप की चीज़ें भी हम डील कर सकते हैं। फाइनेंस के पीएचडी भी हमारे पास मौजूद हैं। सिमिलरली पीएचडी के अलावा हमारे पास नीचे फैकल्टी मौजूद है। और सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि हम मल्टीपल अदर डिपार्टमेंट्स को भी इंगेज कर सकते हैं। लाइक आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट से हम रिसोर्स पर्सन ले लेते हैं फॉर MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। और उसके बाद आपका क्वेश्चन था फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में। वाकई में ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि फैकल्टी को ना, अब जैसे मेरी पीएचडी जो है वो 2023 में कंप्लीट हुई, लेकिन अब मुझे फ़ील होता है कि बहुत सारी नई चीज़ें जो है ना वो आ रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इनसाइड भी अपने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं। लाइक अभी थोड़े दिन पहले हमने रिसर्च को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी कैसे करनी है,
इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस के ऊपर हमने फैकल्टी को इंगेज किया कि वो कैसे इंडस्ट्री को अपने कोर्सेज के अंदर लिंक कर सकती है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप जो है वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, हम तो क्या ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की ही फैकल्टी के लिए है या फ्रॉम आउटसाइड द यूनिवर्सिटी भी जो है, या जो आपके अलमनाइज हैं वो भी इस प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं? वो भी इसका प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो मेन थीम है वो यही है कि फैकल्टी जो करंटली हमारे पास अपनी बैठी हुई है हम उसको इंगेज करें और उसके अंदर उनकी जगह लाइक एक शख्स फाइनेंस से है ना, तो उसे कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन भी आनी चाहिए। उसने को 5 साल पहले या 3 साल पहले जो है फाइनेंस में डिग्री की, अब उसे प्रॉब्लम यह है कि वो ब्लॉकचेन समझना चाहता है। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉकचेन के लिए को कंप्यूटर साइंस से जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाएंगे, दे विल गाइड आवर फैकल्टी मेंबर्स कि हम अपने फाइनेंशियल मैटर्स में ब्लॉकचेन को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब लाइक मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई PhD फैकल्टी मेंबर है और वो फूड पे रिसर्च करना चाह रहा है, तो माइट भी चांसेस ये है कि हमें फूड डिपार्टमेंट को इंगेज करना पड़े और उनसे बात करके हम अपने जी वेलकम बैक। आप सुन रहे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़रूक शेख। मेरे साथ आज मौजूद हैं फ़हीम सुलेमान जो डाइटिशियन हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम एलर्जी की कॉजेज़ को डिस्कस कर रहे थे, सो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं फ़हीम साहब से ये जानना चाहूँगा कि सर जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये बेसिकली होती कैसे है, क्या है और क्यों हो रही है। तो ये मैकेनिज़्म पता लगेगा फिर तो बाकी बातें सारी बाद में शुरू होती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम अक्सर एक बात करते हैं कि जो भी खुराक हम खा रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन का जिक्र किया जाता है। घर वाले कहते हैं दालें खाओ इसमें प्रोटीन है, चिकन खाओ इसमें प्रोटीन है। इसका मतलब ये बहुत अहमियत का हामिल है प्रोटीन। हमारे सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक या हमारी जिल्द है ये सब प्रोटीन से बनी है, ठीक है। और इसके अलावा जितना भी आजकल लोग अपनी स्किन को वाइट करने के लिए करते हैं वो क्रिएटिन, वो भी एक प्रोटीन ही है। ये प्रोटीन लफ्ज़ को डिस्कस करने की वजह ये थी कि आप इसकी अहमियत जान लें। जो भी खुराक हम इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि अल्टीमेटली अमीनो एसिड से बनी है। उस तरफ हम जाएंगे नहीं, हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी भी तरह की प्रोटीन चली जाती है कि हमारा जो कुव्वत मुदाफ़त है वो उसको अपना खिलाफ समझ लेता है, ठीक है। तो उस वक्त वो एक तरह की हिस्टामिन क्रिएट करता है और वो हिस्टामिन को जहां पे भी रिलीज किया जाता है तो वहां पे स्पॉट बन जाता है, वहां पे खारिश आ जाती है, वहां पे खांसी आ जाती है, वहां पे रनी नोज आ जाती है। तो प्रोटीन जो है वो इसका बेसिक मैकेनिज्म है। प्रोटीन से जो एलर्जी होती है फूड को, फिर ये बॉडी के ऊपर सारे सिम्टम्स आया करते हैं। बिल्कुल सही है सर। एलर्जी की वजह से अगर फ्लू होता है या बुखार होता है, क्या ये वायरल होता है? बिल्कुल, ये वायरल भी हो सकता है और ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसी चीज में खाने को पकाएंगे जो कि कंटेमिनेटेड वाटर हो, वहां पे हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो बहुत पॉसिबल है कि उसमें वायरस आ जाएगा, उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा। खाने को कुक करना क्यों जरूरी है? आजकल आपने कई लोगों को देखा होगा कच्चे अंडे इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि हमें ताकत ज्यादा आएगी, जबकि ये बहुत खराब प्रैक्टिस है। एक तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा और दूसरा आपको एलर्जी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अंडा, इसकी टाइप्स की भी हम आगे बात करेंगे कि एल्बुमिन प्रोटीन है। मैं चाहूंगा कि आप इसकी टाइप के हवाले पे भी साथ साथ बताते चलें कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो स्किप हो जाती है। सो अंडे की टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं कि उसमें कौन सी ऐसी टाइप है जो एलर्जी ज़्यादा करती है, या रूटीन में जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए किस हद तक इफेक्टिव होता है या नहीं होता। अगर अंडे के बारे में खास तौर पे बात की जाए तो उसका जो वाइट पोर्शन होता है जिसको एग वाइट कहा जाता है, उसमें एक प्रोटीन होती है एल्बुमिन। सिर्फ वो एक जुज़ है जिसकी वजह से आपको एग से एलर्जी हो सकती है। इसी तरह हनी जो है उसका एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। इसी तरह पीनट्स के बारे में आप आजकल बहुत सुनेंगे, सर्दियां आ रही हैं, लोग बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, ठीक। और इसके अलावा एनवायरमेंटल वो चीजें तो साथ साथ हैं। तो इस तरह के फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट है, खास तरह की प्रोटीन छुपी हुई होती है जिससे बॉडी के ऊपर सारे सिम्टम्स आते हैं। सर माइंड सेट किस हद तक मैटर करता है कि अगर आपका माइंड बिल्कुल गिरा हुआ है, आप पैशनेट नहीं है, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि ओके अब कोई एक्टिविटी नहीं होगी, अल्टीमेट आपकी इम्यूनिटी भी उसके साथ मैच करना शुरू कर देती है। बाज़ बात ये होता है कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं होती लेकिन आपकी स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट आपको बड़ा अच्छा मिलता है, तो आप अपने आप को बड़ा तंदुरुस्त तवाना महसूस करते हैं। सो माइंड सेट का किस हद तक ताल्लुक होता है आपकी सेहत के साथ? माइंड सेट का हमारी सेहत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अक्सर आपने कभी एक बात सुनी होगी, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो अपने आप को बस आप ना अंधेरे में रखें,
अगर चीजें अच्छी नहीं भी हैं तो पॉजिटिव रहें। ठीक है। हम लोगों पे अक्सर कोई भी मुश्किल आ जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा नाशुक्री में चले जाते हैं कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जबकि अगर आप शुक्र अदा करते तो हो सकता है कि आपको उस तकलीफ से निकाल दिया जाता है। तो हम जब उस नाशुक्री में जाते हैं ना, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजीद डाउन हो जाता है। हमारे अंदर की जितनी भी एक उसको ठीक करने का मैकेनिज्म है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, बिल्कुल होना चाहिए। सर, प्रेवलेंस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा ये चीज़ अंडर कंसिडरेशन होती है कि कितने लोग इस डिजीज़ में मुब्तला है और कितने नहीं होने चाहिए थे। अगर हम पूरे ग्लोबल, सबसे पहले ये एक इशू है फूड एलर्जी, अब ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो हर 13 में से एक इंसान इस वक्त किसी ना किसी किस्म की फूड एलर्जी से या एनवायरमेंटल एलर्जी से सफ़र कर रहा है। ठीक है, 13 में से एक इंसान। अच्छा। और ये आगे से आगे आंकड़ा बढ़ेगा, ये डिजिट ऊपर जाने वाला है। सही है। क्योंकि जिस तरह की हमारी प्रैक्टिसेस हैं ये अभी ठीक होता नजर नहीं आ रहा। सर, कुछ ऐसी डिजीज़ हमेशा हम बात करते हैं, जब भी कभी हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स भी बैठे थे, हम कहते हैं कि कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनके बारे में हम कभी इतने कॉन्शियस नहीं थे। हम आज अगर खुराक की बात करते हैं, फूड एलर्जी की बात करते हैं कि खुराक की वजह से हमें एलर्जी होती है, हम कभी इतने कॉन्शियस नहीं थे कि हमें ये खाना है ये नहीं खाना है। लेकिन आज के दौर में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। उसकी क्या वजह समझते हैं कि हम ज़्यादा मुहतात हो गए, इसलिए हमें ज़्यादा डर लगता है कि ये खाएंगे एलर्जी होगी, ये नहीं खाएंगे तो नहीं होगी। कहीं ना कहीं पे हमारा मुहतात होना भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि जैसे हम जाते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, वसाइल उतने नहीं है, तो खुराक की प्रोडक्शन करने के लिए उस पर स्प्रे किए जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर तरह तरह के चीज़ें स्प्रे की जाती हैं और उसमें बहुत सारी खादें इस्तेमाल की जाती है ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब क्या होता है, वो चीज़ें फिर एक इंसान को ना फिर GMO फूड के नाम से फिर डराते हैं कि कभी भी आप कोई फूड टेबल देखेंगे उसके पीछे आप इंग्रेडिएंट, हर इंसान आजकल पढ़ने के लिए एजुकेशन आ गई है, तो वो इस चीज़ से उनका कॉन्शियस होना बनता भी है। क्योंकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग फेक भी करते हैं कि 100% प्योर है, लेकिन उसके अंदर कोई भी चीज़ डाल दे। देखिए ना, एक चीज़ पे 100% प्योर लिखा है और उसके बावजूद वो एक महीना तक पड़ी रहती है, बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं होता। कहीं ना कहीं पे फिर देखा यहाँ पे दाल में कुछ खा रहा है। तो इसलिए भी लोग कॉन्शियस हो गए और लोगों की ये जो कॉन्शियस होना है ये उनका वजह है। सर, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बेसिकली है क्या, उसके बारे में भी गाइड करें हमें। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान अगर फूड एलर्जी से सफ़र कर रहा है तो सबसे पहले जो डॉक्टर होता है वो हम डाइटिशियन के पास पेशेंट को भेजते हैं। हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक रूल अप्लाई करते हैं जिसको एलिमिनेशन डाइट कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उन सब कंपोनेंट्स को स्टडी किया जाता है कि इनमें किस किस किस्म की प्रोटीन मौजूद है, जिसके बारे में अभी हम पीछे बात कर चुके हैं, हिस्टामिन। तो उन सारी जो प्रोटीन है उनको अखज़ करके हम एक जगह पे कर लेते हैं, फिर उनको इवेलुएट करके हम क्या करते हैं, अब उस चीज़ के अंदर प्रोटीन है अंडे में, अंडा तो खा नहीं सकते, इस तरह प्रोटीन कैसे लेंगे, फिर हम डाइट के अंदर कोई चीज़ का ऑल्टरनेटिव उसमें डाल देते हैं कि उनको प्रोटीन भी मिल जाए और वो खास किस्म की जो प्रोटीन की टाइप है वो भी बीच में मत आए, इंसान एलर्जी से भी बच जाए और उसके अंदर जितने भी इस वक्त इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाए। तो एलिमिनेशन डाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल सही है सर। हम आम रूटीन में जब भी हमारे टेस्ट हमें रिकमेंड किए जाते हैं, और वैसे तो रूटीन में हमें 3 से 4 माह के बाद ही विदिन 6 मंथ को अपने मेडिकल टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि हमें अपनी फिटनेस का अंदाज़ा हो सके। लेकिन हम अमूमन इस कैटेगरी में आने के बाद भी हेजिटेंट होते हैं क्योंकि हमें ये कंफर्मेशन नहीं होती कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है क्या ये वाकई ही फूड की वजह से एलर्जी हो रही है, जनरल एलर्जी है या कोई और सिम्टम्स हैं। तो टेस्ट की अहमियत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हम टेस्ट की अहमियत के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे 2 तरीके से फूड एलर्जी का खास तौर पर टेस्ट किया जाता है। एक तो अंडा है, बीफ है, दालें हैं, उनमें से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है और उनकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट स्किन के ऊपर एक्सपोज की जाती है अंडर सूटेबल गाइडेंस। ठीक है, ये काम बिल्कुल गाइडेंस के बगैर नहीं किया जाता। एक इसका तरीकाकार ये होता है, फिर उस टाइम को स्टॉप वॉच के जरिए नोट डाउन किया जाता है कितनी देर में आया कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो कितनी देर में हो रहा है और वो जा कितना गहरा रहा है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, वो थोड़ा सा शायद आपको टेरिफाइंग लग सकता है, उसमें इन एक्सट्रैक्ट्स को जो एलर्जेंस होते हैं बॉडी के अंदर एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को कंफर्मेशन करने के लिए कि आया कि इस इंसान पे इतना सीवियर रिएक्शन हुआ है, क्या वाकई इनको किसी किस्म की फूड एलर्जी है। तो ये 2 तरीके आमतौर पर आजमाए जाते हैं। बिल्कुल सही है सर। डूज और डोंट के हवाले से हम जानना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की कि सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोज कैसे करेंगे, हमें करना है क्या है, बचना कैसे, क्या करना है,
क्या नहीं करना है, हमारे पास इब्तदाई तौर पर क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं? हमारे लिए जो प्रिकॉशंस हैं, सबसे पहले अगर डूज की बात करें, हमेशा इस चीज़ को अपनी आदत बनाएं, जितना भी पॉसिबिलिटी है आपको, जितना प्रोडक्ट पे मेंशन किया गया उसका लेबल पढ़ना कोशिश करें। ठीक है, जिस तरह आपने आजकल देखा होगा चॉकलेट पे भी लिखा होता है इसमें सोया है, कंटेन मिल्क। बिल्कुल, ठीक है, तो फूड को उसके लेबल को पढ़ना शुरू करें, सबसे पहली बात है। ठीक है, और दूसरी बात, जब भी किसी दावत पे जाएं, जैसे कि हम जानते हैं शादियों का वक्त आ रहा है, या कभी भी किसी दावत पे जाएं, तो उनको पहले ही मेजबान को आप इस चीज से अवेयर कर दें कि मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, बट मुझे ना फलां चीज से एलर्जी है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप इसका ना अगर हमारे सामने सर्व करें तो बहुत अच्छा है, इससे उनकी दिल आज़ारी भी नहीं होगी और हम फूड एलर्जी से भी बच जाएंगे। सही है सर। जो कुछ मशरूबात के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, हमारे रूटीन में हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे हम अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, हमें पता भी होता है ये कहीं ना कहीं हमें सांस की एलर्जी कर रही है या वैसे हमें स्टमक को डिसऑर्डर करती है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह आगे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं, तो कॉफ़ी इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो किस हद तक हमें इफेक्ट करती है? बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रही होती है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि मौसम की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको पूरा करना लाजिम समझते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ों से भी बचा जा सकता है? जो भी मशरूबात हैं, आगे तो वैसे भी ग्रीन टी का मौसम आने वाला है, कहवे का मौसम आने वाला है, तो उसको हम दूर तो नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली हम ये कर सकते हैं कि उसकी कंजप्शन को थोड़ा सा कम करें। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि दिन में 3-3 4-4 कप इस्तेमाल करते हैं। कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उससे हमारे हार्मोन में थोड़ा सा फ़र्क आता है, जो कि हमारे पे फूड एलर्जी से रिलेट कर जाता है। तो इसलिए उसमें भी प्रिकॉशन बहुत बेहतर है। बिल्कुल सही सर। फूड एलर्जी से बचने के लिए जनरल मैसेज क्या देना चाहेंगे जितने भी हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं? सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोशिश करें कि जब आपको एक चीज़ का पता चल जाए कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ एक्सपेरिमेंट ना कीजिए। बिल्कुल, अपने आप को उससे दूर रखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए दूसरी चीज़ें भी अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, उन पे शिफ्ट कीजिए। बट ये सोचते हुए कि कोई बात नहीं, मैं इसको कर रहा हूँ, मैं इसको खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, जिसम एक दिन आदी हो जाएगा, इसको इस्तेमाल कर लेगा, ऐसा नहीं होता। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपने आप को तकलीफ में डालें। तो कोशिश करें जो चीज़ें आपको सूट करती हैं सिर्फ उनका इस्तेमाल करें। अपने हेल्थ, जो आपके कंसर्निंग लोग हैं, उनसे इन टच रहें और खुद से एक्सपेरिमेंट ना करें, और खुद का फूड की लेबल पढ़ने की आदत को आप यकीनी बनाएं। और ख़ास तौर पे साथ साथ में एनवायरमेंटल के लिए अपने इर्द गिर्द दरख्त और पौधों को ज़रूर लगाएं। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। तो जनाब, आज हमने बात की फूड एलर्जी के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे फ़हीम सुलेमान साहब। बहुत डिटेल में डिस्कशन रही, कैसे हम बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन मेजर्स लिए जा सकते हैं। जाने से पहले अगर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ, मैं फ़हीम साहब की बात को सेकंड करूँगा यहाँ पर, कि सबसे पहले तो ये कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम उसका लेबल लाजमी देख लिया करें कि हम क्या खाने जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, इनका पॉइंट बड़ा वैलिड है और दिल को लगता है कि अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करें। आप बहुत कीमती हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, और आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियां भी आपके लिए बहुत कीमती हैं। लिहाजा इन तमाम को मद्देनज़र रखें, ना अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें कुछ गलत खाने के बाद, ना अपने सराउंडिंग में अपने अजीज़ व अकारब को किसी भी कशमकश में मुब्तला करें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ व अकारब का बहुत सारा ख्याल रखें। आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से फ़ारूक शेख को इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।